दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लव एंड ज़ूम में, जहाँ मैं आपके साथ बॉन्डेड एंड हिलर का 5th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेन जीशु के आंसू पोंछता है, फिर जीशु भी वेन के आंसू पोंछता है, और जीशु ने ना जैसे ही वेन के गालों को हाथ लगाया था, वेन एकदम ही शॉक्ड हो गया था। वो एकदम से शॉक नज़रों से उसे देख रहा था, क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद किसी ने उसके आंसू नहीं पोंछे थे, किसी को उसके आंसुओं से कभी फ़र्क नहीं पड़ा था। जीशु पहला था जिसे उसके आंसुओं से फ़र्क पड़ रहा था, उसकी तकलीफ़ से फ़र्क पड़ रहा था कि वो रो रहा है। वो जीशु को देखे जा रहा होता है और जीशु भी उससे आंसू पोंछते पोंछते उसे देख रहा होता है। और जीशु के आंसू तो थम गए थे, पर वेन के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, बिल्कुल साइलेंट करे होता ना, मुँह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर रोए जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। जीशु भी वेन को देख रहा होता है और वेन भी जीशु को देख रहा होता है। फिर वेन की नज़र जीशु के गालों पे पड़ती है, जहाँ पे उसने अपना हाथ रखा हुआ था, और अपने हाथों को देखकर वो तुरंत अपना हाथ उठा लेता है, क्योंकि उसके हाथों से खून निकल रहा था। और उसके ऐसे अचानक से हाथ हटाने से जीशु की नज़र भी उसके हाथों पे पड़ जाती है, और जीशु उसके हाथों को देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। अब उसको तो याद ही नहीं था कि उसने थोड़ी देर पहले वेन के हाथों पर बाइट किया था, उसे चोट पहुँचाई थी। उसे नहीं आता, पर उसे ये समझने में टाइम नहीं लगा कि वेन की चोट का सबब वही है, उसी के कारण वेन के हाथों से खून निकल रहा है। वो फिर वेन की तरफ देखता है और उसकी आंखों में गिल्ट साफ साफ देख पा रहा था। वेन कहता है, इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ भी नहीं है, मुझे दर्द नहीं हो रहा सर, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। और जीशु बस उसे देख रहा होता है, और उससे दोबारा से आंसू आने लग जाते हो। वेन कहता है, इट्स ओके सर, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है। फिर जीशु वहाँ से उठ जाता है और फिर वेन की भी उठने में हेल्प करता है, और उसकी कलाई पकड़कर उसको अपने बेड के पास ले जाता है और वहाँ उसे बैठाता है। फिर फर्स्ट एड किट लेकर आता है और उसके सामने बैठ जाता है। वेन कहता है, सर इट्स ओके, इतना बड़ा भी घाव नहीं है, आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ है। जीशु कहता है, एक मिनट शांत होकर नहीं बैठ सकते तुम? और फिर उसका घाव साफ करने लग जाता है। वेन कहता है, सर आप खाम का इतना क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, मैं ठीक हूँ और मैं ये पट्टी खुद भी कर सकता हूँ। जीशु कहता है, चुपचाप बैठ जाओ, समझ में आया तुम्हें? मैं कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, सर फाइन, मैं ठीक। जीशु कहता है, अगर तुमने एक शब्द और बोला ना तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। वेन फिर वेन कुछ भी नहीं बोलता है और जीशु को देखने लग जाता है। मतलब जीशु तो उसके घाव पे पट्टी वट्टी लगा रहा होता है, और वो जीशु को देख रहा होता है। जीशु ने जैसे उसे डांटा था ना आज, वेन को बहुत अच्छा लगा था। अपने जीवन में उसने बहुत लोगों की डांट सुनी थी, बहुत लोगों का गुस्सा देखा था, बहुत कुछ फेयर किया था, पर जैसे जीशु से डांटा था ना, वो अलग था। उस डांट में अधिकार था, अपनापन था, और ये चीज़ ना वेन के दिल को छू गई थी। वेन उसे देख रहा होता है, फिर जीशु उसकी तरफ देखता है तो वेन अपनी नज़रें फैलाता है, तो जीशु ना हल्का सा स्माइल करता है, बिल्कुल हल्की सी। फिर जीशु कहता है, वेन जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। वेन कहता है, नहीं सर, डोंट बी सॉरी, आपकी कोई गलती नहीं थी इस समय जो भी कुछ हुआ। फिर वेन कहता है, सर मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जीशु उसे इग्नोर करता है। वेन कहता है, आपको ये पैनिक अटैक कब से आ रहे हैं, क्यों? जीशु वेन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। वेन फिर कुछ नहीं बोलता है। जीशु कहता है, मेरा एक काम करोगे वेन? वेन कहता है, जी कहिए। जीशु कहता है, आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में प्लीज़ मॉम डैड को मत बताना। वेन कहता है, पर क्यों? मैं आपका बॉडी गार्ड हूँ, उन्होंने मुझे आपकी रक्षा के लिए अपॉइंट किया है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हर बात मुझे उन्हें बतानी होती है, और मैं क्यों ना बताऊँ? जीशु कहता है, वेन प्लीज़ उन्हें मत बताना, वो ऑलरेडी मेरे लिए बहुत परेशान रहते हैं, मैं और उनकी परेशानी का सबब नहीं बन सकता, प्लीज़ वेन। वेन कहता है, नहीं सर, मुझे बात उन्हें बतानी होगी, आपकी हेल्थ से रिलेटेड इतनी बड़ी बात मैं उनसे कैसे छुपा सकता हूँ? जीशु कहता है, वेन प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्हें मत बताना प्लीज़। वेन कहता है, ठीक है, पर ये आखिरी बार होगा, भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर कोई ऐसा कुछ हुआ मुझे उन्हें सब बताना होगा। जीशु कहता है, ठीक है वेन। वेन कहता है, पर अब मैं अपनी तहकीकात कैसे करूँगा? जीशु कहता है, कौन सी तहकीकात? वेन कहता है, आपको क्या लगता है जो एडलाइड गई थी वो बस एक कोइंसिडेंस था?
आज से पहले कभी यहाँ ऐसी लाइट गई है? तब से मैं रह रहा हूँ तब से तो नहीं गई। यीशु कहता है बहन जान तो ये सब। बहन कहता है कैसे जाने दूँ? यीशु कहता है अगर तुम तहकीकात करोगे तो मॉम डैड को शक नहीं होगा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो इवेंचुअली उन्हें तुम्हें सब बताना होगा। बहन कहता है तो यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्हें बता देना चाहिए। यीशु कहता है नहीं, तुम उन्हें नहीं बताओगे, तुमने अभी मुझसे कहा है। बहन कहता है फाइन, नहीं बताऊँगा पर मैं तहकीकात तो ज़रूर करूँगा। यीशु कहता है वो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जो करना है करो, पर मॉम डैड तक ये बात नहीं जानी चाहिए। बहन कहता है ठीक है तो ये बात नहीं जाएगी। फिर यीशु वहाँ से उठता है, उसकी ड्रेसिंग हो जाती है तो जाने लगता है। और यीशु से कहता है बहन सुनो। बहन पलट के देखता है, यीशु कहता है थैंक यू एंड सॉरी। मैंने स्माइल करता है, कहता है गुड नाइट मास्टर यीशु, और कमरे से बाहर चला जाता है। यीशु एक स्माइल करता है और फिर उसे वो पल याद आता है जब फैन ने उससे गले लगाया हुआ था और उसके सर पे हाथ फेर रहा था। फिर यीशु कहता है नहीं यीशु, ये ठीक नहीं है, सब नहीं कर सकता, ये ठीक नहीं है। अटैचमेंट तेरे लिए सही नहीं है, ये सब मत सोच। और फिर वो वहाँ से उठता है और जो वहाँ पे कचरा हो गया था वो सब समेटने लगता है। और फिर उससे ना वो वहाँ पे जिसने लैम्प तोड़ा था वो तोड़ के उसे एक चीज़ आ जाती है। लैम्प से उसे वो चीज़ धीरे धीरे आने लगता है। जब उसने फ्रेंड पे लैम्प फेंका था उसके बाद उसे धीरे धीरे करके वो चीज़ आ जाती है। जब वो कहता है आशु सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, कोई नहीं, यहाँ सिर्फ मैं और आप हैं, कोई नहीं है। उसका दिमाग चकर जाता है। वो कहता है आशु, ये नाम वैन कैसे जानता है, ये नाम उसे कैसे पता? और उसे एक फ्लैशबैक आता है इसमें एक लड़का उसके सामने बैठा होता है और उसके गाल पे हाथ रखता है और कहता है तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बहादुर भी हो। पता है मेरी माँ के बाद तुम ही एक इंसान हो जो मुझे इस बात का एहसास कराते हो कि दुनिया में अच्छाई है। जानवरों की बस्ती में तुम्हारे जैसे लोग भी हैं जो दूसरों की मदद करते हैं बिना अपनी परवाह करे। सुनो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं तुम्हें आशु बुला सकता हूँ? मुझे पता है तुम्हारा नाम कुछ और होगा, पर आई हेट दिस वर्ल्ड। मुझे इस दुनिया से नफरत है। इस दुनिया में सिर्फ तुम हो जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसका मैं दोस्त बनना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें आशु ही कहूँगा। मैं तुम्हें उस नाम से नहीं बुला सकता जिस नाम से पूरी दुनिया तुम्हें बुलाती है। सो क्या मैं तुम्हें आशु बुला सकता हूँ? यीशु बस इग्नोर करता है और यहाँ पे यीशु का फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। यीशु कहता है ये कैसे हो सकता है? वैन वो इंसान है या फिर मुझे गलतफहमी हो रही है? ये क्या हो रहा है? यीशु ये सब सोच रहा होता है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें वैन का कमरा दिखाया जाता है जहाँ वो बहुत ही परेशानी से इधर उधर घूम रहा होता है। वैन कहता है क्या करूँ, कैसे पता लगाऊँ कि आशु के साथ क्या हुआ है? आशु के साथ क्या हुआ जिससे वो अंधेरे से इतना डरते उन्हें पैनिक अटैक आ गया था? क्या हुआ होगा? क्या मुझसे मिलने से पहले उनके साथ कुछ हुआ है या मेरे उनके लाइफ से जाने के बाद? कैसे पता लगाऊँ? या तो कोई मुझे ठीक से जानता भी नहीं जिससे मैं पूछ सकूं और मुझे वो सब सच बता दे। कोई मुझे कुछ क्यों बताएगा? क्या करूं? तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपना फ़ोन उठाता है और फाई को कॉल लगा लेता है। फाई एक रिंग में कॉल उठा लेता है और इधर से बन कहता है फाई मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एंड यहाँ से सीन कट होता है। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सुबह आरती हो गई होती है पर आज फैन नहीं आया होता है। वो रात में टेंशन में सो नहीं पाता ठीक से, तो उसकी आँख देर से लगी थी तो आज उठा नहीं, अलार्म की आवाज़ से भी नहीं उठा। तो मिसेस साहब थोड़े चिंतित होती हैं। वो जीसस कहती हैं फैन नहीं आया? यीशु कहता है मुझे नहीं पता मॉम, मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर मिसेस साहब कहती हैं बेटा तो जाके उसे उठा दो ना और देखो अगर उसकी तबीयत खराब हो तो। यीशु कहता है मॉम पर मैं क्यों? मिसेस साहब अब उसे घूर कर देखती है और वो फिर जाने को तैयार हो जाता है। एक्चुअली वो जाने को तैयार ही था, तैयार क्या, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था वैन के घर में जाने के लिए। अब सबके सामने शो तो नहीं कर सकता था ना। एक्चुअली उसे वहाँ जाकर
वेन के बारे में कुछ जांच पड़ताल करनी थी। उसे पता करना था कि वेन कौन है, कहाँ से आया है। और दूसरी बात, उससे चिंता भी हो रही थी वेन की कि कल रात को जो उसे चोट लगी थी, कहीं उसकी दवा की वजह से उसे कोई रिएक्शन ना हो गया हो, उसकी तबीयत इतना ख़राब हो गई हो, बुखार वुखार ना हो गया, इसलिए वो चिंतित भी था। तो वो फिर वेन के कमरे में जाता है। जैसे ही वो कमरे में एंटर करता है, वो तुरंत वेन के बेड की तरफ जाता है। जाकर जैसे देखता है वेन की तरफ, वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है। वेन इतने प्यार से सो रहा होता है, इतना प्यार लगता था सोते हुए। उसके बाल सब चेहरे पे बिखरे हुए थे और वो एक तकिया को पकड़ के सोया हुआ था। यीशु तो बस उसे देखे जा रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि वो यहाँ पे वेन को चेक करने आया था और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था। तो वो फिर वेन के माथे पर चेक करता है और उसका माथा ठंडा ही होता है। फिर उसके हाथ सब जैसे भी चेक किया जाता है, वो सब चीज़ चेक करता है जिससे पता चल सके कि वेन ठीक है। और वेन ठीक ही था। फिर सोचता है वो, अगर अभी सो ही रहा है तो क्यों ना मैं जाकर इसका कमरा चेक कर लूँ। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कहीं उठ गया तो 1000 तरह के सवाल पूछेगा कि क्या कर रहे हैं आप मेरे कमरे में, ये वो। तो फिर वो नहीं करता है ऐसा कुछ। फिर वो सोचता है कि चलो वेन को उठा ही दिया जाए, माँ ने तो इसी काम के लिए भेजा है ना। वो वेन को उठाने लग जाता है। यीशु कहता है, वेन उठो उठो, सुबह हो गई है, चलो उठ जाओ आप। वेन नींद में ही कहता है, नहीं मुझे थोड़ी देर और सोना है प्लीज़। वो इतने प्यार से बोलता है ना कि यीशु का मन ही नहीं करता है उसे उठाने का। फिर भी वो अपने दिल पर पत्थर रख के बोलता है, नहीं वेन उठ जाओ, चलो मम बुला रही है तुम्हें नीचे, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अब वेन को तो आदत थी नहीं कि कोई उसे सुबह से उठाए सिवाय फाई के। तो वो फाई का ही नाम लेता है और कहता है, फाई यार प्लीज़ मुझे सोने दो ना यार, इतनी भी क्या जल्दी है, सोने दो मुझे। तो फाई का नाम सुनकर यीशु का दिमाग खराब हो जाता है। वो वेन का कमर पकड़ के उसे खींचने लगता है। कहता है, उठो बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत नाटक कर लिया तुमने, चलो उठो। वेन कहता है, फाई मेरे प्यारे फाई, मेरे अच्छे फाई, मुझे सोने दो ना यार, क्या हो जाएगा। अब यीशु के सब्र का बांध टूट जाता है। वो वेन का कमर पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है और कहता है, उठो बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। तो वेन ना अब जिसे करवट लेके लेटा था वो सीधे लेट जाता है और आंखें बंद कर कहीं अंदाजन से उसका कम्बल खींच लेता है। और वो जितनी जल्दी सब करता है ना कि यीशु को संभलने का मौका नहीं मिलता और यीशु कम्बल से तो उसके ऊपर गिर जाता है। अब वेन अपनी आंखें खोलता है और नींद से जगा था, दिमाग तो ठीक से काम कर नहीं रहा था। तो वो जो यीशु उसके ऊपर गिरा था ना, उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। वो एक स्माइल करता है और यीशु के गालों पे हाथ लगाता है और कहता है, ये कैसा हसीन सपना देख रहा हूँ मैं, तुम्हारे मेरे इतने करीब होने के ख्याल तक मैंने कभी अपने मन में आने नहीं दिए, तो तुम आज मेरे सपने में मेरे इतने करीब कैसे आ गए। यीशु तो बड़े ही हैरत से उसे देखे जा रहा होता है, बहुत हैरत से। और वो ना यीशु जितना अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता, वो वेन केसिंग की बातों से उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। वो वेन केसिंग को अपना बड़े ही प्यार से देख रहा था, बहुत ज़्यादा प्यार से। वेन बहुत ही प्यार से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर जो स्माइल थी, जिस तरह उसकी आँखें यीशु को देख रही थी, जिस तरह की वो बातें अभी कह रहा था, वो सब चीज़ें यीशु को ना एकदम से पागल कर रही थी। यीशु की सारी सोचने समझने की शक्ति, सारी रेशनैलिटी ऐसा लग रहा था खिड़की से बाहर चली गई है। वो एक टक वेन को देखे जा रहा होता है। वो धीरे से वेन के क्लोज आता है, उसे किस करने वाला आता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सॉरी गाइस। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय वंदे लिख दीजिएगा। बाय।